स्वागत है दोस्तों, हिंदी साहित्य के एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सारे और प्रामाणिक पुस्तकों से बने हुए प्रश्न हैं, तो इन्हें शुरू से अंत तक देखिएगा। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। देखते हैं पहला प्रश्न। किस आलोचक ने कहा कि गुनाहों का देवता मनोविज्ञान पर आधारित एक लिजलिजा उपन्यास है? ऑप्शन में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह। तो ये कथन किस आलोचक का है? इसका जो सही उत्तर है वह है डॉक्टर बच्चन सिंह। उन्होंने कहा कि गुनाहों का देवता मनोविज्ञान पर आधारित एक लिजलिजा उपन्यास है। तो इस कथन को ध्यान रख लीजिएगा आप कि इतना महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित उपन्यास और उसके विषय में इस तरह की जो टिप्पणी है वो किसने की है? बच्चन सिंह ने की है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रेमचंद की सामाजिकता का विकास यशपाल में हुआ तो जैनेन्द्र की वैयक्तिकता का विकास अज्ञेय इलाचंद्र जोशी में। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन गोपाल राय, कमल किशोर गोयनका, बच्चन सिंह, नामवर सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने लिखा है कि जो प्रेमचंद की सामाजिकता थी उसका विकास यशपाल की कहानियों में और उनके साहित्य में होता है, और जैनेन्द्र की जो वैयक्तिकता थी उसका विकास अज्ञेय और इलाचंद्र जोशी में दिखाई पड़ता है। तो ये बात आप ध्यान से देख लीजिएगा कि जैनेन्द्र में सामाजिकता नहीं, जैनेन्द्र में वैयक्तिकता और प्रेमचंद में सामाजिकता। इन दोनों चीज़ों को याद कर लीजिएगा। कमल किशोर गोयनका प्रेमचंद साहित्य के बड़े विद्वान हैं। गोपाल राय जो हैं वो हिंदी कहानी के विकास पर इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी हुई है। तो ये सारी बातें भी साथ में ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सती मैया का चौरा उपन्यास के लेखक कौन है? सती मैया का चौरा 1956 ईस्वी में प्रकाशित एक उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन भैरव प्रसाद गुप्त, नागार्जुन, मार्कंडेय, रेणु। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर है वह है भैरव प्रसाद गुप्त। सती मैया का चौरा सन 1956 में भैरव प्रसाद गुप्त जी ने लिखा। नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक भी थे। इलाहाबाद में नई कहानी के दौर के महत्वपूर्ण संपादकों में, कहानीकारों में थे भैरव प्रसाद गुप्त जी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा साथ में। दोस्तों, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए ताकि समय पर सूचनाएं आपको मिलती रहें, हम जुड़े रहें। अगला प्रश्न है, आदिवासी चिंतन की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? समकालीन साहित्य से भी जो प्रश्न बन सकते हैं, जो नया यानी सन 1975-80 के बाद का जो साहित्य है उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, तो इन सब के विषय में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जाननी चाहिए। इसी क्रम में आदिवासी चिंतन की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है प्रश्न है। ऑप्शन में संजीव, रणेंद्र, गंगा सहाय मीणा, वंदना टेटे। तो इसका सही उत्तर क्या है? ध्यान रखेंगे, आदिवासी चिंतन की भूमिका गंगा सहाय मीणा की पुस्तक है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें आदिवासी साहित्य के उद्भव और उसके विकास पर बहुत गंभीर लेख उन्होंने लिखे हुए हैं। वंदना टेटे एक कवयित्री हैं, आदिवासी कवयित्री। रणेंद्र की जो एक उपन्यास है ग्लोबल गांव के देवता, आप सभी जानते होंगे, बहुत प्रसिद्ध है, जो कि खनन पर, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर लिखी गई इनके उपन्यास है। तो इसे ध्यान रखिएगा आदिवासी चिंतन के विषय में। दोस्तों, एक सूचना की यूपी-एलटी परीक्षा की जो नोटिफिकेशन आ चुका है उसके लिए हमने एक नया बैच शुरू किया हुआ है जिसमें हिंदी साहित्य और व्याकरण पर बहुत ही संपूर्ण ढंग से जो कुछ भी सिलेबस है फुल कोर्स इसमें पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको प्रामाणिक साहित्य इतिहास की पुस्तकों की जो तैयारी है वो शुक्ल जी हों, बच्चन जी, नगेंद्र, इन सभी से महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा कलेक्शन होगा और वन लाइनर के रूप में इसे पूरा पढ़ाया जाएगा। हिंदी व्याकरण भोलानाथ तिवारी, हरदेव बाहरी और वासुदेव नंदन की पुस्तकों पर आधारित रहेगा। वन लाइनर और वस्तुनिष्ठ ढंग के सभी प्रश्न होंगे और प्री और मेंस दोनों की तैयारी इसमें हम सम्मिलित कर रहे हैं ताकि प्री की तैयारी के बाद मेंस में आंसर राइटिंग कैसी हो इस पर भी हम पूरी तरह से इस पर काम करेंगे। व्यवस्थित ढंग से लाइव और रिकॉर्डेड क्लास रहेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी भी स्टेट में एलटी लेवल की जो भी परीक्षा हुई होगी इन सभी का पूरा यहाँ पे एनालिसिस किया जाएगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं।
जो लोग बहुत लंबे समय से हमारे चैनल से बने हुए हैं वो देख रहे होंगे कि बहुत ही प्रामाणिक और सटीक ढंग से सारी जानकारी, सारी क्लासेस हम लेकर के आते हैं। तो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी बैच होगा, आप संपर्क कर सकते हैं और बैच को ज्वाइन करके तैयारी को सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे मटेरियल आपके पास उपलब्ध हैं, बहुत सारी क्लासेस फ्री उपलब्ध हैं, लेकिन एक सुनियोजित ढंग से पाठ्यक्रम पे आगे बढ़ना ही उद्देश्य होता है ताकि हम बेहतर ढंग से तैयारी कर सकें। तो देखते हैं इस क्रम में अगला प्रश्न, हिंदी की पहली आदिवासी कवयित्री कौन है? ऑप्शन वंदना टेटे, सुशीला सामद, निर्मला पुतुल, सरिता बड़ाइक। तो हिंदी की पहली आदिवासी कवयित्री कौन मानी जाती है? ध्यान रखेंगे सुशीला सामद। ये तथ्य आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा। गंगा साहेब मीणा जी ने आदिवासी चिंतन की भूमिका पुस्तक में लिखा है, बहुत प्रामाणिक ढंग से उन्होंने रिसर्च करके लिखा है सब कुछ, कि सुशीला सामद ही पहली आदिवासी कवयित्री हैं। सन 1930-40 के दशक में 2 कविता संग्रह इनके प्रकाशित हुए थे। 1934 में इनका पहला कविता संग्रह प्रलाप नाम से प्रकाशित हुआ है। तो हिंदी की पहली आदिवासी कवयित्री कौन है? सुशीला सामद। बाकी वंदना टेटे, निर्मला पुतुल और सरिता बड़ाइक ये भी आदिवासी कवयित्रियां हैं। इनके नाम भी आपको ध्यान रखिए, क्योंकि दलित साहित्य के चिंतकों के विषय में जो जिन्होंने आत्मकथाएं लिखी हुई हैं उन सभी के विषय में आप जानते हैं, स्त्री विमर्श के बारे में जानते हैं, बहुत सारे रचनाकारों के बारे में, लेकिन आदिवासी साहित्य के लेखन में कौन कौन सक्रिय है इसके विषय में जानकारियां बहुत कम हैं। तो इन चारों के नाम ध्यान रखिए, ये आदिवासी साहित्य, आदिवासी कविता लिखने वाले सक्रिय लोग हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नगाड़े की तरह बजते शब्द। बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न होते हैं कि जो आज के दौर में जो किताबें लिखी जा रही हैं, जो चर्चित हैं, प्रतिष्ठित हैं, उन पर भी कुछ प्रश्न बनाए जाएं। इस क्रम में नगाड़े की तरह बजते शब्द ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, इस समय चर्चा में भी रहती है। ये कविता संग्रह किसका है? ऑप्शन में है अनामिका, कात्यायनी, वंदना टेटे, निर्मला पुतुल। तो इसका सही उत्तर क्या है? ध्यान रखेंगे, इसका जो सही उत्तर है निर्मला पुतुल। निर्मला पुतुल जी की ये कविता संग्रह है, नगाड़े की तरह बजते शब्द। इनके 2 अन्य कविता संग्रह भी हैं, अपने घर की तलाश में, बेघर सपने। ध्यान रखेंगे, और ये महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि ये संथाली मूल की कवयित्री हैं। संथाली इनकी मूल भाषा है, संथाली भाषा और हिंदी में दोनों में इन्होंने कविताएं लिखी हुई हैं। तो कभी भी प्रश्न पूछ ले कि संथाली मूल की कवयित्री कौन है या निर्मला पुतुल किस भाषा से, किस बोली से संबंध रखती हैं, तो संथाली को ध्यान रख लेंगे। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन संजीव, रेणु, रणेंद्र, उदय प्रकाश। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रणेंद्र। ग्लोबल गांव के देवता रणेंद्र का उपन्यास है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किस तरह से सरकारी पैमाने पर होता है और जल, जंगल और ज़मीन की जो लड़ाई आदिवासियों की है, सामान्य जन की है, वो किस रूप में प्रतिरोध का स्वर बनती है। बहुत पतला सा उपन्यास है ग्लोबल गांव के देवता रणेंद्र जी का, जरूर पढ़ें आप लोग, जहाँ भी मिल जाए आपको। बहुत पतले से उपन्यास, और इसमें आपको एक रूपरेखा दिखेगी कि आदिवासियों के जीवन, जल, जंगल, ज़मीन जो उनके मूल संसाधन हैं उस पर किस तरह के खतरे मंडरा रहे हैं, उसका एक चित्र आपको इस उपन्यास में दिखाई पड़ जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्मरण एक कथन है, संस्मरण गहरे संपर्क के आधार पर ही लिखा जा सकता है, किंतु रेखा चित्र के लिए यह आवश्यक नहीं है। यह कथन किसका है? ऑप्शन रामचंद्र तिवारी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, नगेंद्र। तो संस्मरण गहरे संपर्क के आधार पर ही लिखा जा सकता है, किंतु रेखा चित्र के लिए यह आवश्यक नहीं है। यह कथन है बच्चन सिंह का। ध्यान रखेंगे, संस्मरण से संबंधित प्रश्न रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इन अन्य गद्य विधाओं की जो विशेषताएं हो सकती हैं उनके विषय में भी आपको जानना चाहिए कि संस्मरण क्या है, उसके लिए अनिवार्य शर्त क्या है। जैसे हमने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था कि आत्मकथा के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, साहस, ईमानदारी और बेबाकीपन। तो इन सब चीज़ों पे हम अपनी हर क्लास में थोड़ा विस्तृत ढंग से बात करते हैं, ताकि कम समय की क्लास में आप बेहतर और सटीक जानकारी लेकर के जाएं।
इसके साथ ही ध्यान रखिएगा बच्चन सिंह का कथन आगे है कि संस्मरण व्यक्तिनिष्ठ विधा है और रेखाचित्र वस्तुनिष्ठ विधा। पर रेखाचित्र की विधा ही ऐसी है जो लेखक को वस्तुनिष्ठ होने के लिए बाध्य करती है। अब ये व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ है क्या? हमने आपको पिछली क्लास भी जो हमने कुछ पीछे जाकर के आप देखेंगे तो संस्मरण और रेखाचित्र पर जो बनाया वहाँ पर हमने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि संस्मरण में बहुत गहरा संपर्क होता है लेखक का किसी अन्य लेखक से या अपने आसपास के लोगों से, तो वहाँ वो व्यक्ति के बारे में बहुत सारी बातें लिख सकता है लेकिन तटस्थ नहीं रह सकता। लेकिन रेखाचित्र यानी स्केचिंग करते वक्त किसी की, वहाँ आपको एकदम वस्तुनिष्ठ रहना है, तटस्थ रहना है, लाग लपेट ना आए। बहुत गहरे रागात्मक संबंधों के लिए स्पेस रेखाचित्र में नहीं होता है। तो वही बात बच्चन जी ने यहाँ पे लिखा है। तो इन दोनों कथनों को ध्यान रख लेंगे तो संस्मरण और रेखाचित्र दोनों के बारे में जो अंतर है वो भी समझ जाएंगे और पहचान पाएंगे कि ये कथन किस आलोचक का है। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, लगातार वो देखते भी हैं। आपसे ये अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बहुत बेहतर ढंग से क्लासेस लेके आते रहें और हम जुड़े रहें, ताकि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से हम तैयारी बेहतर करते रहें। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीकांत वर्मा की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियाँ किसने कहा है? अब देखिए, कुछ ऐसे रोचक प्रश्न हैं जो कि आपको तैयार रखने चाहिए आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। कभी भी पैटर्न बदले, कहीं से भी गहराई से पूछे, तो ऐसी जानकारियां आपके पास हों कि श्रीकांत वर्मा की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियां कही जा सकती हैं। ऑप्शन में मधुरेश, नामवर सिंह, गोपाल राय, बच्चन सिंह। ध्यान रखिएगा, श्रीकांत वर्मा की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियाँ कहा है बच्चन सिंह ने, और ये जो ट्यूमर है वो प्रेम के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो ये कथन और ये जो है जो कहा है वो बच्चन सिंह ने कहा है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का पहला दलित कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन अछूतानंद, ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर अंबेडकर, हीरा डोम। तो ध्यान रखेंगे, हीरा डोम को हिंदी का पहला दलित कवि माना जाता है। इसके बारे में डिटेल से जो तथ्य आपको ध्यान रखना है वो ये कि 1914 में सरस्वती पत्रिका में हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत प्रकाशित हुई और यह हिंदी की पहली दलित कविता मानी जाती है। तो ध्यान रखेंगे, हीरा डोम का नाम, इनकी कविता का नाम अछूत की शिकायत, और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है 1914 में। ये तथ्य इतना आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे और कुछ प्रश्न आपको बहुत नए लगे होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, उन्हें भी एक जगह नोट कर लें। और आप चाहें तो हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र, वन लाइनर और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए बहुत उपयोगी है। हमारे नंबर पर संपर्क करके आप नोट्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं और हमारे इस ऑनलाइन जो बैच चलने वाली है इससे जुड़ के अपने यूपीएलटी की तैयारी को भी परिणाम तक पहुंचा सकते हैं। बेहतर ढंग की और सटीक प्रामाणिक जानकारी आपको इन सारी क्लासेस में मिलेंगी। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।